अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों की फरमाइश थी कि सर आप एक ऐसी वीडियो लाएं जिसमें वह सारे सवालात जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वह सब एक ही वीडियो में हो, क्योंकि वक्त काफ़ी कम बचा है और पढ़ने बहुत है। तो जी हाँ, मैं आप लोगों की फरमाइश पर एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 10, 20, 30 क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरे के पूरे आपको 300 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जी हाँ, आज की ये जो वीडियो है इसमें आपको 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वो भी 300 ऐसे सवालात जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जा चुके हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद देखेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यही सारे सवालात जो है वो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो वीडियो तो शुरू करूँगा ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है इसमें आपको सिर्फ आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ हिस्से नसर को ही कवर किया गया है इस वीडियो में, इसलिए आपको आज की इस वीडियो में हिस्से नसर ही देखने को मिलेगा। अब हिस्से नसर मैंने कहा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये हिस्से नसर क्या है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बता दूं शुरू से कि आपके निसाब में जो किताब पढ़ना है वो है कहकशा हिस्सा 2, जिसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है हिस्से नसर, फिर है हिस्से शायरी, और आखिर में जो है वो मज़ीद मुताले के लिए है। यानी कुल मिलाकर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको हिस्से नसर बताने वाला हूँ। इसमें शुरू के 11 सबक जो है, जिसमें एक खाका है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का नज़ीर अहमद की कहानी, उसके बाद 3 मज़मून है, एक इंशाइया है, एक दास्तान है, एक अफसाना है, और फिर एक अफसाना नहीं बल्कि 4 अफसाना है और एक ख़त है। वो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर हिस्सा शायरी की वीडियो दूसरी आएगी, ये पार्ट 1 है। उसके बाद पार्ट 2 में हिस्सा शायरी, जिसमें कुल मिलाकर 6 नज़म आपको पढ़ना है, 6 गज़ल पढ़नी है, और उसके अलावा क़त्ए तारीख 2 पढ़ने हैं, और एक मरसिया जो है वो यारब चमन नज़म को गुलजार इरम कर मीर बब्बर अली अनीस की, वहाँ तक जो है वो हिस्सा शायरी। फिर मज़ीद मुताले में हिस्सा नसर और हिस्सा शायरी दोनों मिक्स करके, जिसमें खुदनविश्त, दास्तान, अफसाना, खुतबा, नज़्म, गज़ल या फिर कसीदा या फिर गीत शामिल है। तो कुल मिलाकर आपके किताब को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और वीडियो भी 3 हिस्सों में आएगा। ये पार्ट 1 है, इसमें हिस्सा नसर से ही लिया गया है सारे सवालात जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए। एक और अहम बात यह कि हिस्सा नसर से ही ज़्यादातर सवालात पूछे जाते हैं। पूछे तो जाते हैं वैसे आपके पूरे सिलेबस से, पूरे किताब से, लेकिन ज़्यादा अगर मैं आपसे बात करूं तो हिस्सा नसर यानी शुरू के 11 सबक से ही ज़्यादातर सवालात पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो वीडियो है ये ज़्यादा अहम है आपके लिए। आप इत्मीनान से, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इत्मीनान से आप वीडियो को देखें। उम्मीद है अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे और उसके बाद आप खुद से ब्लड बैंक मॉडल पेपर या फिर जो भी है वो अगर आप बनाना चाहें तो यकीनन आप खुद से बना सकते हैं। तो चलिए, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दोस्तों तक भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हम सीधे सीधे वीडियो की तरफ अब चलते हैं। तो देखिए, हम आ गए हैं टेलीग्राम पर। ये जो भी सवालात हैं 300 के अप्रॉक्स, ये सारे सवालात मैं आपको टेलीग्राम क्विज़ के ज़रिए बताने वाला हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि चूँकि इंसान हम भी हैं और आप भी, गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं गलती अगर आपको जवाब बताऊँ तो खुद ब खुद ये मुझे मालूम चल जाएगा कि मैं गलत बता रहा हूँ। तो ये काफ़ी बेहतरीन ऐप है, अगर आपने अब तक यूज़ नहीं किया है तो ज़रूर यूज़ करें। जी हाँ, इससे आपको फ़ायदा होगा क्योंकि ये पढ़ने वालों के लिए काफ़ी बेहतरीन ऐप है।
तो चलिए हम देखिए यहाँ पर आई एम रेडी कर दिए हैं, थोड़ी देर वेट करें, उसके बाद इत्मीनान से आप देखें। मैं चैप्टर वाइज ही आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये चैप्टर 1 जो आपको पढ़ना है, नज़ीर अहमद की कहानी, जिसके मुसन्निफ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है, जो एक खाका है वहाँ से ये पूछा गया। सवाल नंबर 1 है कि नज़ीर अहमद की कहानी सबक किसने लिखा? तो नज़ीर अहमद की कहानी सबक जो है वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग लिखे थे, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। आगे देखिए, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? तो जी हाँ, यही है डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, जिसके मुसन्निफ कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी। आगे है, उर्दू के पहले खाका निगार कौन है? देखिए बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक खाका निगार उर्दू के और एक नाविल निगार, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नसाब में। अगर खाका निगार कहे तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है, लेकिन अगर नाविल निगार कहे तो वो नज़ीर अहमद है। नून से नाविल होता है और नून से नज़ीर होता है। इस तरह अगर आप नाविल निगार याद कर लेंगे तो खाका निगार तो आप खुद ब खुद याद कर ही सकते हैं, क्योंकि बच्चों को मालूम रहता है कि या तो फ़रहतुल्लाह बेग है खाका निगार, या फिर क्या नाम है, नज़ीर अहमद, लेकिन कौन है इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो नाविल निगार अगर नज़ीर अहमद है, नून से नाविल नून से नज़ीर, तो खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कि कौन हो सकता है। तो चलिए आगे देखिए, आगे है फ़रहतुल्लाह बेग का ताल्लुक। यहाँ ये जो क्वेश्चन है, उर्दू के पहले खाका निगार कौन है? तो फ़रहतुल्लाह बेग। आगे है, फ़रहतुल्लाह बेग का ताल्लुक किस सिंफ से है? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ, खाका से। चलिए उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है, एक मिनट जी। आगे है सवाल नंबर 5 में, फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद का क्या नाम है? जी हाँ, तो फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद VVI क्वेश्चन, यही डिप्टी नज़ीर अहमद है, नून जाल से होगा, यहाँ पर जे से लिखा गया है। तो फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद का नाम जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद है, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है, कभी नहीं भूलिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। आगे है, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो आप याद रखें, नज़ीर जो है वो जाल से होता है, यहाँ पर जे से लिखा गया है, जो गलती है। तो नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के जो है वो कौन थे? आपको मालूम होगा, वो उस्ताद थे। ठीक है, नज़ीर अहमद जो है यानी फ़रहतुल्लाह बेग को पढ़ाया करते थे, याद रखेंगे आप। वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं कर जाएंगे कि शागिर्द थे या उस्ताद। नज़ीर अहमद जो है वो फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में कौन था? तो वो मियाँ दानी, यानी ऑप्शन सी। आगे देखिए सवाल नंबर 8, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से है? तो देखिए नज़ीर अगर हम लिखते हैं तो नून आया इसमें, और नाविल लिखिए तो नाविल में भी नून आता है ना शुरू में, तो नज़ीर फॉर नाविल, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। उर्दू में पहला नाविल निगार किसे कहते हैं? वही सेम क्वेश्चन है और ये पूछा ही जाता है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद। आगे देखिए सवाल नंबर 10, नज़ीर अहमद के पहले नावल का क्या नाम है? तुमरातुल उरूस है। देखिए ये सारे के सारे जो है वो नज़ीर अहमद के ही नावल हैं, लेकिन पहले नावल, क्योंकि ये पहले नावल निगार है, तो पहले नावल निगार है तो वो नावल का क्या नाम है, ये भी तो सवाल पैदा होता है ना, तो वो मुरातुल उरूस है। आगे देखिए सवाल नंबर 11, फ़रहतुल्लाह बेग कब पैदा हुए? जी हाँ, देखिए इनकी पैदाइश आपके किताब में 2 तरह से दिया गया है, और चूंकि बच्चे कन्फ्यूज खुद रहते हैं, क्योंकि तज़किरा नवैसी जो थे उसके मुताबिक 1883 में पैदा हुए थे, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं पहले ही निशान लगा दिया गलत, लेकिन खुद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कहते हैं कि वो अगस्त में जो है ना वो 1885 में पैदा हुए थे, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। आगे है, फ़रहतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए? तो मैंने पहले ही कहा था कि 1885 ईस्वी में वो पैदा हुए, लेकिन वो जो है वो एक मोहल्ला था चोड़ी वालान, दिल्ली में, वहीं हुए थे, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। चलिए आगे देखिए, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था? तो ये सब आप याद रखेंगे ज़रूर, क्योंकि पूछा जाता है मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। आगे देखिए, आगे है कि इनके वालिदा का क्या नाम था मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के? तो वालिद का नाम तो अब जान गए कि मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, लेकिन वालदा का नाम जो है वो मुशर्रफ जहां बेगम, यानी ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे क्या है सवाल, फ़रहतुल्लाह बेग की परवरिश। जी हाँ, चूँकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि
फ़रतुल्ला बेग जब 10 रोज़ के ही थे ना, तो इनकी वालदा जो है वो मुशर्रफ जहाँ बेगम वो इंतकाल कर गई थी। फिर इनकी परवरिश जो है वो फूफी की थी, जिसका नाम आगे आने वाला है। उसका नाम था हुस्न जहाँ बेगम, जो आगे पूछ भी दिया कि मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग के जिस फूफी ने परवरिश किया उसका क्या नाम है, तो हुस्न जहाँ बेगम। चलिए आगे देखिए। फ़रतुल्ला बेग के जद्दे अमजद, जी हाँ यानी परदादा, कहाँ से हिंदुस्तान आए थे ये पूछा जा रहा है। तो बदख्शां से आए थे हिंदुस्तान, ठीक है। वैसे दादा परदादा का नाम पूछा नहीं जाता है आपके, लेकिन दादा का नाम जो है वो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग है इनके, ठीक है। और परदादा का नाम मिर्ज़ा अफजल बेग है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 18। मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग नज़ीर अहमद के घर ऑब्वियसली पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए जाते थे, क्योंकि मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग जो है वो नज़ीर अहमद के कौन थे, शागिर्द थे। तो वो नज़ीर अहमद के घर क्यों जाएंगे, पढ़ने के लिए ही जाएंगे ना। आगे देखिए सवाल नंबर 19। एराब किसे कहते हैं, जी हाँ तो ज़बर ज़ेर पेश को हम क्या कहते हैं, एराब कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 20। मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियां करते थे। ये क्वेश्चन सब VVI क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। हर क्वेश्चन को आप पढ़ के ज़रूर जाएं, जो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो सारे सवालात, चूँकि फजूल के सवालात तो बहुत है हर चैप्टर में, अगर मैं चाहता तो वो भी शामिल कर सकता था, लेकिन सिर्फ वही सवालात मैं ऐड किया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब आपको पढ़ना है। एराब की तो किस तरह की गलतियां करते थे, एराब की। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 21। किसी शख्स की, जी हाँ VVI क्वेश्चन हर साल पूछा जाने वाला, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं। अब पहला ही चैप्टर है खाका, यानी आप किसी की तहरीरी तस्वीर कशी कर रहे हैं आप, तो उसकी क्या कहते हैं हम, तो उसे हम खाका कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 22। फ़रतुल्ला बेग का मजमुआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में, ये भी कई मरतबा पूछा गया है, 7 जिल्दों में, ठीक है, शाये हुआ था। अब देखिए सेकेंड चैप्टर जो है वो मिट्टी का तेल, जो एक मजमून है जिसके मुसन्निफ ख्वाजा हसन नज़ामी है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब यानी दूसरा सबक शुरू हो चुका है, यानी पहले सबक से आपको सिर्फ 22 क्वेश्चन पढ़ने थे। अब जो है मिट्टी का तेल सबक किसने लिखा, तो ख्वाजा हसन नज़ामी ने लिखा था। शफ़ी जावेद का या फिर सादत हसन मंटू का अफसाना पढ़ना है जो आगे आने वाला है, सैयद सुलेमान नदवी का जस्ट इस सबक के बाद है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी। आगे देखिए मिट्टी का तेल अदब की कौन सी सिन्फ है, तो मैंने पहले ही कहा कि ये एक मजमून है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी। ख्वाजा हसन नज़ामी को किस लक़ब से, VVI क्वेश्चन, मुसव्विर फितरत, जी हाँ मुसव्विर फितरत के लक़ब से जाना जाता है, और ये आप भूलेंगे नहीं। उर्दू के किस नस्र निगार को मुसव्विर फितरत कहा जाता है। सेम क्वेश्चन जो यहाँ है इसी को पलट करके जो ऑप्शन में दिया गया है उसी को क्वेश्चन में तब्दील कर दिया गया है, और जो क्वेश्चन में यहाँ दिया गया था उसे ऑप्शन में दे दिया गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ख्वाजा हसन नज़ामी। आगे देखिए सवाल नंबर 27। किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं। अभी देखिए आपने इसमें पढ़ा था कि किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को हम खाका कहते हैं, लेकिन किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम मजमून कहते हैं, याद रखेंगे। यानी एक खाका पढ़े उसकी भी हम डिफिनेशन जान लिए, मजमून की भी डिफिनेशन जान लिए। अब आगे देखिए ख्वाजा हसन नज़ामी जो है वो पैदा कब हुए थे, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ख्वाजा हसन नज़ामी 1867 या फिर 1888, 1878 या फिर 1890। तो 1878 ईस्वी में जो है वो ये जो है ना हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में ही वहाँ पैदा हुए थे, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 29। ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ पैदा हुए थे, तो वही बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन, ठीक है, ये भी यानी दिल्ली में ही पैदा हुआ। ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल जो है वो 1955 ईस्वी में हुआ था, 31 जुलाई को, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। आप अगर पैदाइश याद नहीं करेंगे तो कम से कम हिस्से नसर में जो भी चैप्टर है ना 11 चैप्टर, उसकी पैदाइश ज़रूर याद रख लें। हाँ उसके बाद अगर आप याद नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप कवायद मजबूत कर लें,
ये 2 रास्ते हैं। तो हिस्से नस्र यानी कुल शुरू के 11 चैप्टर जो है, इसमें किन की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई, ये सब आप ज़रूर याद रखें। ख्वाजा हसन निज़ामी के माँ बाप ने क्या नाम रखा? जी हाँ, देखिए इनके मामू ने भी नाम रखा था, इनके माँ बाप ने भी नाम रखा, और इनके एक अल्लामा इकबाल ने भी नाम रखा था। तीनों अलग अलग नाम हैं, जिसमें से आपसे कोई ना कोई ज़रूर एग्ज़ाम में पूछेगा। तो देखिए माँ बाप ने जो है वो कासिम अली नाम रखा। अब आगे देखिए मामू का पूछा जा रहा है कि मामू ने क्या नाम रखा था, तो वो अली हसन नाम रखे थे। ठीक है, अब पूछा जा रहा है आगे देखिए कि ख्वाजा हसन निज़ामी नाम किसने दिया था, तो ये इकबाल ने दिया था। यानी कुल मिलाकर ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, और ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन फिक्स है कि यही ना आ जाए। खैर, आगे देखिए सवाल नंबर 34, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद क्या नाम था? जी हाँ, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? तो सैयद आशिक अली। आगे देखिए सवाल नंबर 35, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालदा का क्या नाम था? जी हाँ, वालिद का नाम तो हम जान लिए कि सैयद आशिक अली, लेकिन वालदा का क्या नाम था? तो वालदा का नाम जो है वो सैयदा चहेती बेगम था। और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालदा का क्या नाम था? मुशर्रफ जहाँ बेगम। ख्वाजा हसन निज़ामी की परवरिश, जी हाँ, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की परवरिश किसने की थी? तो फूफी हुसन जहाँ बेगम ने। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ख्वाजा हसन निज़ामी के, यानी दूसरा सबक जो पढ़ना है उसका, तो भाई जानने की थी, भाई जानने क्या था। ठीक है, उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानें किसने लिखी? जी हाँ, तो किसने लिखे थे? तो अभी तो खैर आप समझ गए होंगे, ख्वाजा हसन निज़ामी ने, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं भी पूछे तो आप ज़रूर याद रखिएगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रूहानी तरबियत में किनका अहम हिस्सा था? जी हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर बच्चे ख्वाजा हसन निज़ामी ऑप्शन में ढूंढ रहे होंगे, लेकिन है ही नहीं। अगर रहता तो वो ख्वाजा हसन निज़ामी पर ही निशान लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। गौर से देखिए, सैयद बदरुद्दीन इसहाक। उसके बाद 39 नंबर देखिए, ख्वाजा हसन निज़ामी अपनी कब्र, जी हाँ देखिए, मरने से वो 50 साल पहले ही जो है ना वो अपनी कब्र तैयार करा ली थी, याद रखिएगा। कौन? ख्वाजा हसन निज़ामी। आग, हवा, मिट्टी, पानी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जैसे आग, हवा, मिट्टी, पानी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है, तो ये मिट्टी को, ये ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर खाक भी लिखा है, फारसी में खाक कहते हैं, ठीक है, मिट्टी को। चूँकि इससे पहले 2-3 बच्चों का क्वेश्चन भी था कि सर जब मिट्टी होगा तो फिर खाक क्यों? तो क्योंकि फारसी में हम खाक कहते हैं मिट्टी को ही, इसलिए। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया ना, इसलिए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब खाक है। आगे देखिए, आगे क्या है? गदर का वाकया कब हुआ? तो 1857 में हुआ था। देखिए हमने गलत निशान लगाया, इसलिए ये रेड कलर आ गया। तो 1857 में गदर का वाकया हुआ। गदर के वाकयात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया? जी हाँ, तो ख्वाजा हसन निज़ामी। बोलिए किसने किया? तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने ही किया था। आगे है, रॉकफेलर किस चीज़ का तिजारत करके अमीर बना? तो जी हाँ, रॉकफेलर जो है वो मिट्टी का तेल का तिजारत करके अमीर बना था। ठीक है, आगे तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी। आगे देखिए सवाल नंबर 44 में, रॉकफेलर कहाँ का बाशिंदा था? तो वो जो है वो अमेरिका का था। मिट्टी का तेल से ये VVI क्वेश्चन है। मिट्टी के तेल से कौन सा तेल मुकाबला नहीं कर सकता है? तो चमेली और मोतिया दोनों, यानी ऑप्शन डी। अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे सवालात आपको कराने हैं इसी वीडियो में। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है? सवाल नंबर 46, ख्वाजा हसन निज़ामी का ताल्लुक किस खानदान से था? तो निज़ामुद्दीन औलिया, कलीमुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन, या फिर, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है। आगे देखिए सवाल नंबर 47, निज़ामी बंसरी किसकी तसनीफ़ है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की, फ़रतुल्लाह बेग की, अल्ताफ़ हुसैन हाली की, तो ख्वाजा हसन निज़ामी की है। आगे देखिए सवाल नंबर 48, ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? तो जी हाँ, ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है, VVI क्वेश्चन है, नज़ामुल मशाइख, यानी ऑप्शन बी। अब देखिए सवाल नंबर जो 49 है, ये तीसरा चैप्टर जो शुरू है आप लोगों का, जिसका नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, जो एक मजमून है वहाँ से है। तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है? ये भी एक मजमून है, तो सैयद सुलेमान नदवी का, यानी ऑप्शन सी।
आगे देखिए सवाल नंबर 50 आपके निसाब में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून है? तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ है। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ क्या है? तो आपको मालूम होगा कि मजमून है। मैंने एक ही लाइन में कह दिया कि सैयद सुलेमान नदवी का आपको एक मजमून पढ़ना है जिसका नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। सैयद सुलेमान नदवी जो है वो कब पैदा हुए थे? तो ये जो है वो नालंदा ज़िला में पैदा हुए थे, जो बिहार में पड़ता है। दसना एक बस्ती का नाम है, जहाँ 1884 में। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब इसी से मुताल्लिक सवालात आने वाला है। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई? तो मैंने कहा दसना में, जो बिहार में पड़ता है। सैयद सुलेमान नदवी किस रियासत से ताल्लुक़ रखते थे? तो रियासत बिहार। उसके बाद आगे देखिए सैयद सुलेमान नदवी किस ज़िला में पैदा हुए? तो मैंने बता दिया ये सारे नालंदा। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? तो देखिए वालिद का नाम पूछा तो हकीम सैयद अबुल हसन, याद रखिएगा। सैयद सुलेमान नदवी दरभंगा के किस मारूफ इदारे में तालीम हासिल किए? तो मदरसा इमदादिया दरभंगा में तालीम हासिल किए, याद रखिएगा। सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून पटना के किस रिसाला में? तो अलपंच, याद रखिएगा। उसके बाद है पटना के रिसाला अलपंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ? तो खातूनों की तालीम उन्वान से जो है ये 1902 ईस्वी में इनका पहला जो है मजमून पटना के रिसाला अलपंच में शाये हुआ था, जिसका क्या नाम है? तो खातूनों की तालीम, याद रखिएगा। सैयद सुलेमान नदवी आला तालीम के लिए कहाँ गए? तो सैयद सुलेमान नदवी आला तालीम के लिए जो है वो नदवतुल उलमा, देखिए नदवी है ना, नदवी किसे कहते हैं? जो नदवतुल उलमा लखनऊ से तालीम हासिल की हो। तो आला तालीम कहाँ से हासिल किए? यहीं से, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए मजमून आखिरी वक्त कब शाये हुआ? जी हाँ, तो मजमून आखिरी वक्त जो है वो जब 1902 में इनका पहला मजमून जो है वो अलपंच, जो पटना का रिसाला है, वहाँ खातूनों की तालीम उन्वान से शाये हुआ था ना, उसी वक्त में ये भी शाये हुआ था, यानी 1902 ईस्वी में ही। चलिए इनमें से कौन सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद हुए? तो देखिए सीन से सैयद होता है और बड़ी शीन से शिवली होता है, इस तरह आप याद रखिएगा। तो सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम शिवली नोमानी। आगे देखिए सवाल नंबर 63, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? सेम क्वेश्चन है, तो शिवली नोमानी के, ठीक है। अरबो हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़रानी, सीरत आयशा, खय्याम और रहमत आलम किन की किताब है? ज़रूर आप याद रखिएगा ये सब किताबें, क्योंकि आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। या तो 2 मार्क्स में पूछ दे कि सैयद सुलेमान नदवी के 2 किताबों का नाम लिखे, तो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो कम से कम आपको 2-3 किताब का नाम हम हर चैप्टर से रखना है याद, हिस्सा नस्र में। तो ये जो है सैयद सुलेमान नदवी के है। आगे देखिए सवाल नंबर 65, सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ? तो इनकी पैदाइश 1884 में हुई थी, जो हमने आपको बता दिया था। कहाँ हुई थी? तो दसना में हुई थी। कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। किस ज़िला में पड़ता है? तो नालंदा ज़िला में पड़ता है। लेकिन इनकी वफ़ात जो है देखिए कराची, जो पाकिस्तान में है, वहाँ हुई थी 1953 में, ठीक है। आगे है शिबली नोमानी की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने इनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? देखिए शिबली नोमानी के ये जो शागिर्द थे ना सैयद सुलेमान नदवी, अब क्या होता है कि शिबली नोमानी इंतकाल कर जाते हैं। अब इंतकाल कर जाते हैं तो इनका एक जो है ना तसनीफ़ है जिसका नाम पूछा गया है, तो जान लें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो है ना 2 जिल्द ही शाये हुआ था, जल्द अव्वल ही मतलब मुकम्मल ही हुआ था, दूसरी जिल्द मतलब लिख ही रहे थे, तो शिबली नोमानी का इंतकाल हो गया। तो उसके बाद तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी जिल्दें जो है वो सैयद सुलेमान नदवी पूरा किए थे। तो इसीलिए यहाँ पर पूछा गया है कि शिबली नोमानी की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया था? तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है। आगे है नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की? तो वो जो है वो अन्नदवा, याद रखिएगा आप। चलिए आगे देखिए कोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है? जी हाँ, कोरमा यहाँ पर पूछा गया किस ज़बान का लफ्ज़ है, PVI क्वेश्चन है। तो कोरमा जो है वो ये जो है ना तुर्की उस ज़बान का लफ्ज़ है, तो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ कोरमा है। सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे? तो 4 ज़बानों के माहिर थे। सैयद सुलेमान नदवी किन किन ज़बानों के? तो 4 ज़बान तो हमने यहाँ जान लिया, लेकिन वो 4 ज़बान कौन कौन है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए शुरू में तो 2 ही ज़बान दिया गया है, तो ये तो खैर गलत हो ही गया, ये तो है नहीं।
अब इस दोनों में से कोई एक है, तो इसमें से जो है ना ऑप्शन सी अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी वो सही है। ठीक है, अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी सैयद सुलेमान नदवी इन 4 ज़बानों में माहिर थे। लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है? तो फारसी और हिंदुस्तानी में, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है। आगे देखिए सवाल नंबर 72, कलई जिसके माने रांगा के आते हैं किस ज़बान का लफ्ज़ है? जी हाँ, तो कलई, जी हाँ, जिसके माने यहाँ पर बता भी दिया है कि रांगा के आते हैं, तो ये किस ज़बान का लफ्ज़ है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज़ है? VVI क्वेश्चन, हर साल पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो देखिए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज़ है? जी हाँ, तो नक़ूस सुलेमानी, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 74, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? VVI क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, फतूर कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए फतूर, उसके बाद सवाल नंबर 75 देखिए फतूर के क्या माने होते हैं? जी हाँ, 75 नंबर क्वेश्चन में है फतूर के क्या माने होते हैं? तो रोज़ा बिल्कुल नहीं, जब हम रोज़ा को तोड़ देते हैं यानी तोड़ना, हम मगरिब के टाइम जो इफ्तार करते हैं, रोज़ा तोड़ते हैं ना, उसे कहते हैं। तो यानी फतूर के माने तोड़ना के आते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 76, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? जी हाँ, तो नाश्ता जो है वो भूख तोड़ने की है, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, आगे है मजमून आखिरी वक्त कब शाये हुआ? ये ऊपर में भी गुजर चुका है, तो आप हमें बताइएगा कमेंट में कब शाये हुआ, क्वेश्चन नंबर लिखकर, ताकि मुझे पता चले कि वाकई आप याद करते जा रहे हैं। चलिए खैर 1902 में हुआ, मैं ही बता दिया। आगे है सैयद सुलेमान नदवी की तहरीरों का ख़ास मैदान क्या था? देखिए तंज़ो मज़ाह, तंज़ो ज़राफ़त, तारीख़ इस्लाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तारीख़ इस्लाम जो है वो सैयद सुलेमान नदवी की तहरीरों का ख़ास मैदान था, आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आगे है सवाल नंबर 79, इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ़ कौन है? जी हाँ, इंशाइया क्या है कि, अब यानी ये चौथा सबक जो है, इंशाइया क्या है जिसके मुसन्निफ़ वज़ीर आगा है, जो एक मजमून ही है। देखिए बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं कि इंशाइया क्या है लिखा हुआ है तो ये एक इंशाइया होगा, नहीं, ये उन्वान है, ये चैप्टर का नाम है इंशाइया क्या है, लेकिन ये क्या है? मजमून है। तो इसके मुसन्निफ़ वज़ीर आगा है। आगे देखिए सवाल नंबर 80, वज़ीर आगा का कौन सा मजमून आपके नसाब में शामिल है? तो इन सब सवालों का जवाब जो है ना आप अच्छे से जान ही रहे हैं, क्योंकि मैं बताता चल रहा हूँ, तो इसमें वक्त नहीं लिया जाएगा। इंशाइया क्या है इसका सही जवाब है। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो हमने पहले ही कहा कि इनका आपको मजमून पढ़ना है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लेकिन अच्छा हाँ, देखिए क्या हुआ, अब ऑप्शन में है ही नहीं कि क्या कहते हैं किस सिन्फ से है, तो इसलिए इसका सही जवाब, वैसे अगर मजमून रहता ना तो मजमून होता, क्योंकि ये एक मजमून निगार है, लेकिन अब ऑप्शन नहीं है। तो वज़ीर आगा जो है वो एक साथ नक्काद, शायर और इंशाइया निगार भी थे, इसलिए ऑप्शन नहीं होने की वजह से इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मजमून रहे तो आप मजमून देंगे। वज़ीर आगा को किस हैसियत से ज़्यादा एतबार हासिल हुआ? तो हमने पहले ही कहा कि वज़ीर आगा एक साथ जो है वो नक्काद थे, शायर थे और इंशाइया निगार थे, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात यहाँ पर की जा रही है तो नक्काद की हैसियत से। ठीक है, चलिए आगे देखिए इंशाइया क्या है? VVI क्वेश्चन, हर साल पूछा जाने वाला, तो ये एक मजमून की ही एक किस्म है इंशाइया। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 84, इंशाइया किस सिन्फ है? शेरी है या फिर नसरी है, या शेरी नसरी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो हिस्सा नसर में ये दिया गया है ना इंशाइया, मैंने कहा था ना कि हिस्सा नसर में आपको पढ़ने हैं 11 सबक, इसमें से एक मजमून आपको पढ़ना है 3, तो ये हिस्सा नसर में है, तो यानी नसरी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 85, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन किन अदबी असनाफ से है? जी हाँ, तनक़ीदी, शायरी, इंशाइया निगारी या फिर सभी? तो वज़ीर आगा का जो है वो एक साथ तनक़ीद, शायरी, इंशाइया निगारी सबसे है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 में इंशाइया की एक इजाफी खूबी क्या है? जी हाँ, VVI क्वेश्चन है ये,
तो हंसी मजाक यानी तंजो मजाह, ऑप्शन अलिफ। आगे देखिए, तंजो मजाह इंशाइया की एक इजाफी खूबी है, ये कौल किसका है? अब बच्चे कहेंगे वजीर आगा किधर है, इधर है, तो यही होगा, लेकिन नहीं, ये गलत है। ये कौल जो है ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। हाँ, ये सब सवाल अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है तब 50-50 चांस लिया जाता है, समझे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें वजीर आगा का पढ़ना ही है तो वही होगा, ऐसा नहीं सोचना है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी। इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज़ अलग करती है? जी हाँ, तो शगुफ्ता मोड, गैर रस्मी तरीक़ाकार, इख्तिसार या फिर रस्मी तरीक़ाकार। तो इंशाइया को जो है ना वो गैर रस्मी तरीक़ाकार यानी ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन, इंशाइया की सिंफ किस मोड की पैदावार है? तो शगुफ्ता मोड की पैदावार। उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है? जी हाँ, तो उर्दू शायरी के मिजाज या फिर नज़्म जदीद की करवटें, तनकीद और मजलसी तनकीद, ये सब जो है वज़ीर आगा का है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी। आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी आई है, जिसमें शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसको हम किस तरह का मजमून कहते हैं? तो उसे हम तनकीदी मजमून कहते हैं, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए, वज़ीर आगा कब पैदा हुए? ज़रूर याद रखिएगा आप, क्योंकि नहीं भूलना ये आपको है। वज़ीर आगा जो है वो 1922 में पैदा हुए और बहुत ही ज़्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो वज़ीर आगा जो है वो पाकिस्तान के एक सरगोदा के वज़ीर कोट इलाका है, वहाँ पैदा हुए थे। ये कब? 1922 में। इनकी वफ़ात का जिक्र आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी वफ़ात 2010 में हुई, जो आपको याद नहीं रखना है, बस आप जानो। तो 1922 हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे है, वज़ीर आगा किस गांव में पैदा हुए? तो हमने पहले ही कहा कि एक सरगोधा के वज़ीर कोट इलाका जो है वहाँ पैदा हुए, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो मैंने एक ही लाइन में सारे जवाब दे दिए, पाकिस्तान। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से? सेम क्वेश्चन आ गया 2 मरतबा, तो पाकिस्तान। वज़ीर आगा का इंतकाल हमने कहा था 2010 में, लेकिन याद नहीं रखना है आपको। इंशाइया निगार तरीक़ाकार इख्तियार करता है, तो गैर रस्मी तरीक़ाकार, ठीक है, रस्मी नहीं बल्कि गैर रस्मी। मुकाले की बनिस्बत इंशाइया का ढांचा होता है, जी हाँ, लचीला होता है। ये सब आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, बल्कि ये 2 मार्क्स में पूछेगा, यानी इसकी अहमियत कितनी है आप समझ सकते हैं। वज़ीर आगा के कुल्लियात का नाम क्या है? लफ्ज़ों की छागल, आधी सदी के बाद, चोरी से यारी तक, या फिर दूसरा किनारा। तो लफ्ज़ों की छागल, ऑप्शन अलिफ सही है। हिजरत सबक किसने लिखा? देखिए अब 5वां सबक जो है हिजरत, जो एक क्या है, ये एक इंशाइया है। अब याद रखिएगा कि हिजरत जो है जिसके मुसन्निफ अहमद जमाल पाशा है, ये एक इंशाइया है, ठीक है। इनकी पैदाइश भी आप ज़रूर याद रखिएगा, 1929 में हुई, जो आगे आने वाला है। खैर, हिजरत सबक किसने लिखा? तो अहमद जमाल पाशा ने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी का हमने तो पढ़ लिया ना, मिट्टी का तेल। अहमद जमाल पाशा का अभी जस्ट पढ़ रहा हूँ। सैयद सुलेमान नदवी का पढ़ लिए, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नहीं तहक़ीक़, जो तीसरा सबक था। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का सबसे फर्स्ट सबक जो एक खाका था, कौन था? नज़ीर अहमद की कहानी। तो इस तरह आप याद रखिए। आगे है, अहमद जमाल पाशा का ताल्लुक़ किस सिंफ से? तो हमने कहा ना इंशाइया से, ठीक है, क्योंकि इनका आपको क्या पढ़ना है? एक इंशाइया पढ़ना है। चलिए, इंशाइया एक मजमून की ही किस्म है। इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया? जी हाँ, ये पूछा जा रहा है। तो इंशाइया जो एक इंशाइया हिजरत जो है जिसके मुसन्निफ अहमद जमाल पाशा है, इसमें कितने मुल्कों का नाम आया है ये पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर 3 मुल्कों का नाम आया है, और ये 3 मुल्क जो है वो आपके नसाम में पेज नंबर 32 जो है ना, उसमें आप खोलेंगे ना तो उसमें लिखा होगा कि अगर आप दियारे अरब, यूरोप या अमेरिका में मुक़द्दर आजमाई कर रहे हैं तो फिर आपकी खाना बदोशी रंग ला रही है। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि इंशाइया हिजरत में जो है वो 3 मुल्कों का नाम आया है, और वो 3 मुल्क कौन कौन है? वो 3 मुल्क जो है वो है, एक है यूरोप, एक है अरब, एक है अमेरिका, ठीक है। आगे देखिएगा जी, तो हम क्या बता रहे थे? इंशाइया हिजरत में जो है वो
3 मुल्कों का नाम है। क्विज बीच में रुक जाने की वजह से थोड़ा वक्त लग गया, फिर देखिए आप। मंदरजा झैल में से इंशाई हजरत में कौन कौन मुल्क है? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ ना कि अरब, यूरोप, अमेरिका, तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। अब पेज नंबर 32 पर देखेंगे। उसके बाद आगे देखिए 104 नंबर क्वेश्चन है, इंसान की पहली हिजरत क्या है? तो आपको मालूम होनी चाहिए कि जब हम पैदा होते हैं तो वो हमारी पहली हिजरत यानी ज़िंदगी। देखिए हमने गलत निशान लगा दिया, इसलिए यहाँ पर रेड कलर आ गया। तो इंसान की पहली हिजरत ज़िंदगी है, ठीक है, और आखिरी हिजरत मौत है, और यही आपके एग्ज़ाम में आएगा। इंसान की आखिरी हिजरत क्या है? तो मौत है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। जन्नत से हुक्म सफ़र किसको हुआ? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ। आगे देखिए सवाल नंबर 107, मगरिब यानी पश्चिम को किसकी अलामत कहा गया? तो गुलामी का। VVI क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है अहमद जमाल पाशा कब पैदा हुए? याद रखिएगा अहमद जमाल पाशा जो है वो 1929 ईस्वी में पैदा हुए थे, और वज़ीर आगा कब पैदा हुए थे? 1922 में, याद रखिएगा। तो 1929 में ये इलाहाबाद की एक मोहल्ला है खुल्दाबाद, वहाँ पैदा हुए थे। अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? तो मैंने अभी बताया कि इलाहाबाद में। मोहल्ला अगर पूछे तो खुल्दाबाद, जगह का नाम इलाहाबाद। अहमद जमाल पाशा किस मोहल्ला में? देखिए तो आ गया खुल्दाबाद। उसके बाद है अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था? तो वालिद का नाम सजाद हुसैन। आगे है अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब हुआ था? देखिए तो इनकी पैदाइश सबसे पहले 1929 में हुई, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन वफात जो है वो सितंबर में यानी 29 सितंबर 1987 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो सीवान जो इनका ससुराल था, तिलहट्टा जगह का नाम है, वहीं तो वहीं इनकी तदफीन भी हुई थी। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी। आगे है अहमद जमाल पाशा कहाँ दफन हुए? तो तिलहट्टा जो एक सीवान में जगह का नाम है, वहीं। उसके बाद अहमद जमाल पाशा को सागर सूरी अवार्ड जो है वो कब मिला था? जी हाँ, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इनमें से किन्हें सागर सूरी अवार्ड मिला। 4 ऑप्शन में रहेगा, सैयद सुलेमान नदवी, अहमद जमाल पाशा, मिर्ज़ा फरदुल्ला बेग या फिर वज़ीर आगा। तो अब आपको याद होनी चाहिए कि किसे मिला था। तो अहमद जमाल पाशा को मिला था, लेकिन कब मिला था ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 1986 में मिला था, ठीक है। आगे देखिए इंशाइया हिजरत में अहमद जमाल पाशा ने किसका जिक्र फरमाया? तो ऑब्वियस सी बात है बंजारों का, खाना बदोश। सरमाही तातीलात गुजारने के लिए कौन महुए सफ़र रहती है? तो साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियाँ। अहमद जमाल पाशा की तहरीरों का देखिए, वहाँ पर यही सेम क्वेश्चन लेकिन था कि सैयद सुलेमान नदवी के तहरीरों का ख़ास मैदान क्या है? तो तारीख़ इस्लाम। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अहमद जमाल पाशा के तहरीरों का ख़ास मैदान क्या है? तो वो है तंज़ो ज़राफ़त। याद रखिएगा, आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए। अब देखिए ये सब अहमद जमाल पाशा की किताब है जिसे आप याद कर लें। ये मैंने यहाँ पर दे दिया है, ज़्यादा नहीं याद रखना है आपको, 3-4 आप याद रख लीजिएगा। देख लीजिए जो आपको याद हो जाए, कम से कम 3-4 आपको याद रखना ही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 120। अब जो है ये दास्तान है बागो बहार, जिसके मुसन्निफ मीर अमन देहलवी है, जो आपके नसाब में 6ठा सबक है, वहाँ से ये क्विज़ का सिलसिला शुरू हो रहा है। बागो बहार किसने लिखा? इससे सबसे ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, और जो भी सवालात मैं आपको बताने वाला हूँ आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये सवाल तो पूछ ही सकता है। बागो बहार किसने लिखा? तो मीर अमन देहलवी ने लिखा। आगे देखिए बागो बहार क्या है? तो ये एक दास्तान है। उसके बाद आगे देखिए बागो बहार की ज़बान में, याद रखिए, किस्सा चहार दुर्वेश, जिसके मुसन्निफ अमीर खुसरू हैं, वो एक फ़ारसी में किताब है, उसका तर्जमा मीर अमन देहलवी किए थे उर्दू में, तो इसलिए बागो बहार की ज़बान में है, उर्दू में है, ठीक है। किस्सा चहार दुर्वेश किस ज़बान में है? तो फ़ारसी ज़बान में है। वही तो कह रहा हूँ, इसी किस्सा चहार दुर्वेश का जो है ना तर्जमा किए थे तो उर्दू में, तो उसका नाम बागो बहार रखा गया। किस्सा चहार दुर्वेश जो लिखे थे वो अमीर खुसरू लिखे थे, लेकिन उसी का उर्दू में जो लिखे हैं वो अहमद जमाल पाशा लिखे, मीर अमन देहलवी लिखे हैं। बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है? देखिए वही सेम क्वेश्चन आ गया ना, तो किस्सा चहार दुर्वेश का। आगे देखिए आगे है किस्सा चहार दुर्वेश मीर अमन के अलावा और किसने किस्सा चहार दुर्वेश का तर्जमा? जी हाँ, देखिए क्या होता है,
किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा एक अता हुसैन तहसीन किया, इसलिए इसका सही जवाब तो पहले आप जान ले, ये है ऑप्शन अली। लेकिन अब कुछ सुन लें। बात यह है कि ये जो बागो बहार है ना, इसका तर्जमा पहले जो है ना वो क्या नाम है, अता हुसैन तहसीन किए थे। तो अता हुसैन तहसीन ऐसी ज़बान में किए थे जो गांव घर का ज़बान जो होता है ना उस टाइप से मतलब था। तो उसको जो है ना उर्दू ज़बान में उसी को फिर मीर अहमद देहलवी तर्जमा कर दिए। तो यानी किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा जो है वो मीर अहमद देहलवी के अलावा अता हुसैन तहसीन भी किए थे। ठीक है, आगे है किस्सा चहार दरवेश के मुसन्निफ कौन है, तो हमने कहा था ना अमीर खुसरू, इसलिए ऑप्शन बी। आप याद रखिएगा ये सब सारे सवालात, किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा किस नाम से है, तो बागो बहार। यही सारे सवालात तो मैं अभी बता ही रहा हूँ आपको। दौर मुतवस्सित में उर्दू नस्ल की पहली किताब कौन सी समझी जाती है, तो यही बागो बहार ही है जो समझी जाती है। आगे देखिएगा सवाल नंबर 129 जी। तो आगे है कि मीर अमन की शोहरत किस वजह से हुई। देखिए हमने गलत निशान लगा दिया था इसलिए रेड कलर आ रहा है। नेकी करने की वजह से, ज़्यादा इल्म की वजह से, गंज खूबी की वजह से, या फिर बागो बहार की वजह से, तो बागो बहार की वजह से, इसलिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। आगे है किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ कहा गया, ये है किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ जो है वो कौन सी है, तो मालूम होगा आपको कि वो है दास्तान। चलिए आगे है इनमें से कौन किताब का ताल्लुक दास्तान से है, तो गुबार खातिर खतूत है, इसलिए ये तो है नहीं। ईवान गज़ल नाविल है, किसका है, तो जिलानी बानो का मिट्टी का तेल मजमून है, किसका है, तो ख्वाजा हसन नज़ामी का, इसलिए इसका सही जवाब बागो बहार है। आगे देखिए सवाल नंबर 132। जी हाँ, सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। आप याद ज़रूर रखिएगा, बागो बहार के मुसन्निफ क्या मीर अमन देहलवी है, बिल्कुल है। नौतर्ज मुरस्सा के कौन है, तो अता हुसैन तहसीन है, बिल्कुल। किस्सा चहार दरवेश के अमीर खुसरू है, बिल्कुल। गंजे खूबी के मीर अमन देहलवी है, बिल्कुल। सबे रस के मुल्ला वजी है, तो इनमें सभी सही है, समझे। यानी इन सब के आप ज़रूर याद रखिएगा मुसन्निफ कौन है। चलिए आगे देखिए, आगे है बागो बहार पहली मर्तबा कहाँ से छपी। जी हाँ, VVI क्वेश्चन, तो ये कलकत्ता से छपी थी, फोर्ट विलियम कॉलेज, आपको याद होगा जो आगे आने वाला है। बागो बहार मुकम्मल तौर पर उर्दू में कब छपी। देखिए दो तरह का सवाल पूछा जाता है, फिलहाल अभी पूछा गया है कि बागो बहार मुकम्मल तौर पर उर्दू में कब छपी। जी हाँ, तो ये जो है ना मुकम्मल तौर पर 1804 में छपी थी। ठीक है, अब आगे देखिए कैसा क्वेश्चन है, बागो बहार कब मुकम्मल हुई, तो मुकम्मल वैसे जो है ना वो 1801 में ही हुई थी। लेकिन फिर क्या होता है कि इस पर नज़रसानी होती है। कोई भी चीज़ आप लिख दीजिएगा तो फिर इस पर नज़रसानी होगी ना कि आपने वाकई लिखा है या नहीं लिखा है। तो फिर 1802 में इस पर नज़रसानी हुई और फिर बागो बहार नाम रखा गया। उसके बाद फिर 1804 में जो है ये मुकम्मल तौर पर उर्दू में छपी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 136। बागो बहार कहाँ बैठकर लिखी गई, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में। याद रखिएगा आप, ये कभी नहीं भूलिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो कलकत्ता में। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 137। फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में है, वही सेम क्वेश्चन अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ, कलकत्ता में। ठीक है, आगे देखिए, आगे है बागो बहार के अलावा मीर अमन देहलवी की दूसरी किताब का नाम बताइए। जी हाँ, तो दूसरी किताब कौन है, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये रहा, यहाँ पर देखिए आप, गंजे खूबी के मुसन्निफ कौन है, मीर अमन देहलवी है। तो बागो बहार के अलावा कौन हो गया, गंजे खूबी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मीर अमन ने किस किताब का तर्जमा गंजे खूबी के नाम से किया। जी हाँ, तो इखलाक़े मोहसनी का। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है, गंजे खूबी किसकी किताब है, वही क्वेश्चन है मीर अमन देहलवी की। इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सवालात, मतलब क्वेश्चन को चेंज कर करके, जवाब वही है लेकिन क्वेश्चन चेंज किया गया है, जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मीर अमन देहलवी किस कॉलेज से वाबस्ता रहे, देखिए सेम क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से सवालात पूछे जा सकते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम है, वही क्वेश्चन, तो कलकत्ता में। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के बानी कौन है। देखिए VVI क्वेश्चन है ये, जॉन गिलक्रिस्ट। जी हाँ, ये आप कभी नहीं भूलिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अभी ये सारे पूछे जाते हैं।
मीर अमन देहलवी जान गिलक्रिस्ट तक किसके ज़रिए पहुँचे थे? तो मुंशी मीर बहादुर के ज़रिए पहुँचे थे, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी। आगे है, मीर अमन देहलवी को फोर्ट विलियम कॉलेज में कितने रुपये का महाना मिलता था? एक है कि मीर अमन देहलवी को कितने रुपये का इनाम मिला था बागो बहार लिखने पर, और एक है कि जब वो जॉब करते थे तो उन्हें कितने रुपये पर महीने मिलते थे? तो 40 रुपये पर महीने मिलते थे, आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और इनाम कितना मिला था वो आगे आगे क्वेश्चन देखिए। बागो बहार पर मुसन्निफ से मुराद मीर अमन देहलवी, तो उसे कितने मिला था? 500 रुपया मिला था, याद रखिएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 147, उर्दू की सबसे पहली नसरी, देखिए ये भी VVI क्वेश्चन है। उर्दू की पहली नावल कौन है? मुरादुल उरूस है। उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? नज़ीर अहमद है। उर्दू के पहले खाका निगार कौन है? मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग। उसी तरह उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तान कौन है? तो सबेरस, बागो बहार, बोस्तान ख्याल या फसाने अजायब। तो इसका सही जवाब है सबेरस, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है? 148 नंबर क्वेश्चन, सबेरस के तख्लीककार कौन है? तो जी हाँ, सबेरस के तख्लीककार जो है वो है मुल्ला वजही। ये क्वेश्चन कई मरतबा पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? उर्दू की पहली दास्तान कब लिखी गई? यानी उर्दू की जो पहली दास्तान है वो कौन है? पहली नसरी दास्तान वो है सबेरस। तो ये कब लिखी गई ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है ये 1632 में लिखी गई थी, इसलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। आगे है, मीर अमन कहाँ पैदा हुए? देखिए वैसे तो मीर अमन देहलवी की हालात ज़िंदगी के बारे में बहुत तफसील से कुछ मालूम नहीं है, बस हल्का फल्का है। पैदा कब हुए ये भी नहीं पता है, लेकिन कहाँ पैदा हुए ये पता है, वो है दिल्ली में, ठीक है। मीर अमन देहलवी ही तो कहते हैं ना। देहलवी क्यों कहते हैं? क्योंकि दिल्ली में पैदा हुए। मीर अमन का तखल्लुस क्या है? याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो है ना अमन या मीर सोच लेते हैं, जबकि वो लुत्फ है जो बिल्कुल हटकर है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? बागो बहार का कितना नंबर मिलता है? देखिए VVI क्वेश्चन। अबजद इदरीसी आप जानते होंगे, समझे? अबजद इदरीसी अगर आप नहीं जानते हैं, उसी से आप अपने नाम का भी नंबर निकाल सकते हैं। जैसे 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कहते हैं ना, कैसे आया? तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने अबजद इदरीसी का डाल दिया है, आप ज़रूर देखें। तो 1217 नंबर बरामद होता है। कैसे? वो आप अबजद इदरीसी की वीडियो देख लें। आज़ाद बख्त किस किताब का किरदार है? गंज खूबी बिल्कुल नहीं, फसाने अजायब बिल्कुल नहीं, किस्सा महरोज दिलबर बिल्कुल नहीं, बागो बहार जी बिल्कुल, ये है सही। आगे देखिए सवाल नंबर 154, बागो बहार का आगाज़ मीर अमन ने किस उन्वान से किया? जी हाँ, देखिए इसमें आप गाइड वगैरह खोलेंगे तो बिल्कुल गलत आंसर दिया रहता है। आखिरी किस्से नहीं, शुरू के किस्से नहीं, कोई नहीं बल्कि आज़ाद बख्त। जी हाँ, बागो बहार का जो शुरुआत है ना वो मीर अमन ने आज़ाद बख्त से ही किया था, ठीक है। आगे है, बागो बहार में कितने दुर्वेशियों के वाक़यात बयान किए गए हैं? आप जान रहे हैं कि किस्सा चहार दुर्वेश का तर्जमा जो है वो मीर अमन देहलवी उर्दू में किए थे। तो चहार का माने क्या होता है? चार होता है। यक, दो, शह, चहार, पंज, हफ्त, हश्त, नौह, दह, ये फारसी में है ना गिनती है, तो 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। किस्सा चहार दुर्वेश में मतलब इसमें बागो बहार में कितने दुर्वेशों के वाक़यात बयान किए गए? तो 4। बागो बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो ये हिंदुस्तान से ही था, जिसकी हसीन बेटी थी जिस पर शहजादा फिदा हो गया था, और मुल्क सादिक जो है जिन्नातों के बादशाह वो भी फिदा थे। उसके बाद है आगे, बागो बहार किस दुर्वेश की कहानी से माखूज है? जी हाँ, तो चौथे दुर्वेश के, ठीक है, जो फ़कीर है। चलिए आगे देखिए, शहजादा के वालिद और मुल्क सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? जी हाँ, तो आप ज़रूर अगर खुलासा सुने होंगे, मैंने इसकी वीडियो डाल दी थी, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लें या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। खुलासा दोस्ती का, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 159, शहजादा ने अंधे फ़कीर को कितनी अशरफिया दिया? देखिए शहजादा, जब आप कहानी सुनेंगे ना वो दास्तान, तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। शहजादा जब भटक रहा था, आखिरकार फ़कीर मिलता है, तो वो गरीब है, उसको एक अशरफी देता है, वो बंदा बहुत खुश होता है, तो एक अशरफी। फिर बाद में वो 20 अशरफी देने का सोचता है। जिनों के बादशाह का नाम क्या था? तो जिनों के बादशाह का नाम
सादिक, मुल्क, मुल्के सादिक, ये ऑप्शन सी। आगे देखिए अलिफ लैला क्या है, ये एक दास्तान है, ठीक है। अलिफ लैला क्या है, एक दास्तान है। बागो बहार में मज़कूरा शहज़ादा को जिनों के बादशाह के पास वफादार, जो इनके मतलब शहज़ादा के वालिद के जो थे वो कौन थे, मुबारक थे। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बागो बहार के इक़्तिबास में किन मुल्कों का नाम आया है, तो आप जब किताब खोलेंगे और सफ़ा नंबर क्या कहते हैं, ये जो है ना 39 वो खोलेंगे और शुरू के इक़्तिबास आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा चीन माँ चीन का। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। आगे है सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी। जी हाँ, तो देखिए सुलेमानी सुरमे जहाँ लगाते थे, जब बादशाह के पास मुल्क सादिक के पास शहज़ादा को लेकर मुबारक गए थे, तो वहाँ पर यह जिक्र किया गया है ना कि जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगी थी सुलेमानी सुरमा लगाने के बाद। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टूबर टेक्सिंग। अब देखिए ये कौन से चैप्टर है, ये है टूबर टेक्सिंग, जिसके मुसन्निफ सआदत हसन मंटू है। अब यहाँ से अफसाना शुरू हो गया। जी हाँ, तो कौन है इसके मुसन्निफ, सआदत हसन मंटू है। जिलानी बानो, शफी जावेद, सलाम बिन रज़ाक का अभी जस्ट आगे आने वाला है, फिलहाल आया नहीं है। आगे देखिए आगे क्या है, फिक्शन के सबसे मुख्तसर सिंफ किसे कहते हैं, VBI क्वेश्चन। जी हाँ, तो अफसाना को कहते हैं। ये क्लास 10th में भी पूछा जाता है और 12th में भी। मुख्तसर अफसाना की दाग बेल का सोहरा किसके सर है, तो सज्जाद हैदर यल्दरम के सर है। बहुत ही VBI क्वेश्चन है, ये भी कई मरतबा पूछा गया है। अब देखिए आगे, चावल पर कुल लिखने का फ़न क्या है। जी हाँ, चावल पर जो हम कुल लिखते हैं वो फ़न क्या है, तो वो एक अफसाना है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई मरतबा। आगे देखिए, बाद नक़ादों ने मुख्तसर अफसाना लिखने के फ़न को चावल पर लिखने का फ़न करार दिया। यानी ये जो सवाल है ना, इसी को क्या कहते हैं, जो सवाल यहाँ पर दिया गया है इसे ऑप्शन में बदल दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कुल हु अल्लाहु अहद, कुल। जी हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 169 का। तो इसका सही जवाब जो है भैया कुल हु अल्लाहु अहद हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है सआदत हसन मंटू क्या थे, तो अफसाना निगार थे। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 171, सआदत हसन मंटू कब पैदा हुए। जी हाँ, देखिए मैंने हमेशा कहा है कि हिस्से नसर में जो भी जिनका भी जिक्र किया गया है, चाहे अफसाना निगार हो या मजमून निगार हो या खाका निगार हो, इंशाइया निगार हो, सबकी पैदाइश ज़रूर याद रखिएगा। तो 1912 में कहाँ हुए थे, तो लुधियाना पंजाब में जो है वहाँ सिमराला गानों में पैदा हुए थे। सआदत हसन मंटू कहाँ पैदा हुए, तो सिमराला गानों पंजाब में पड़ता है, वहाँ हुए थे, ठीक है। सआदत हसन मंटू के वालिद का क्या नाम था। जी हाँ, ये पूछा जा रहा है। तो इनके वालिद साहब का नाम जो था वो ख्वाजा गुलाम हसन था, हुसैन नहीं था, याद रखिएगा, हसन। इसी तरह से आपका इमला चेक कर लिया जाएगा। सआदत हसन मंटू के वालिद का क्या नाम था, सेम क्वेश्चन। अच्छा, वालदा का क्या नाम था ये पूछा जा रहा है, तो सरदार बेगम था, ठीक है। आगे देखिए, सआदत हसन मंटू का पहला अफसाना कब शाये हुआ। जी हाँ, तो इनका पहला अफसाना जो है वो 1934 ईस्वी में शाये हुआ था। सआदत हसन मंटू का पहला अफसाना किस नाम से निकला, तो तमाशा नाम से निकला था, ठीक है। और कब शाये हुआ, तो 1934 में। उसके बाद है बू, ठंडा गोश्त, काली शलवार, धुआं, खोल दो, यह सब क्या है और किनका है। तो देखिए इसमें सब में आखिर में तो सआदत हसन मंटू का जिक्र किया गया है, तो ये तो सआदत हसन मंटू का ही है यहाँ पर। लेकिन क्या है, अफसाना है, अफसानवी मजमुआ है, ड्रामा है या फिर नाविल है, तो अफसानवी मजमुआ है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ आगे देखिए, चुगद, खाली बोतलें, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान, सरकंडों के पीछे, यह सब क्या है। तो यह सब जो है ये अफसाना है, इसलिए इसका सही जवाब अफसानवी मजमुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखिए फिर से हमने क्या कहा, फिर से ये क्वेश्चन आप पर है। यहाँ पर जो है ना ये अफसाना है, मैंने उल्टा समझ लिया था, और ये सारे जो है ये अफसानवी मजमुआ है।
आगे देखिए टूबा टेक सिंह गाँव का नाम है। देखिए नाम से 1 मिनट में बताता हूँ। नाम ऐसा है ना कि लग रहा है कि ये किसी आदमी का नाम हो, लेकिन नहीं, टूबा टेक सिंह गाँव का नाम है। उनका असल नाम बिशन सिंह है। टूबा टेक सिंह का असल नाम क्या है, देखिए आ गया, तो बिशन सिंह है। और टूबा टेक सिंह जो है वो एक गाँव का नाम है। बगैर उन्वान के सआदत हसन मंटू का क्या है, जी हाँ, तो बगैर उन्वान के सआदत हसन मंटू का नाविल है। आगे देखिए सवाल नंबर 182। झैल में किस अफसाना निगार पर फहश गोई के इल्ज़ाम में मुकदमा चला। देखिए 181 नंबर क्वेश्चन के बाद जो है ना क्वेश्चन रुक गया, तो उसके बाद का जो सवाल था उसका मैंने अलग से क्विज बनाकर सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पेश किया है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, झैल में किस अफसाना निगार पर फहश गोई के इल्ज़ाम में मुकदमा चला, तो वो सआदत हसन मंटू। आगे है उर्दू में मुख्तसर अफसाने की उम्र लगभग कितनी है, ये होगा, मैं यहाँ पर छूट गया है, आप समझ जाएंगे, तो 1 सदी, ठीक है। आगे देखिए, आगे माने तो 184 नंबर क्वेश्चन है ये। प्रेमचंद के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, तो प्रेमचंद के पहले अफसानवी मजमूए का नाम सोजो वतन है। आगे है चैनुट के मुसलमान पागल जो मुस्लिम लीग का सरगर्म रुकन था का नाम क्या था, तो वो था मोहम्मद अली, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन अली। आगे है उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। तो कोई भी अपने मुतालिक तभी ऐलान कर सकता है जब खुद उसका नाम वही सेम हो। तो मोहम्मद अली जिन्ना के मोहम्मद अली इसका भी नाम था, तो इसलिए इन्होंने जो है ये पागल जो है ये खुद को कहने लगे मैं ही मोहम्मद अली जिन्ना हूँ, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बे। आगे है बिशन सिंह कितने सालों से पागल खाने में बंद था, तो बिशन सिंह जो है वो 15 सालों से पागल खाने में बंद था। याद रखिएगा टूबा टेक सिंह किस शहर का नाम था, तो वो एक गांव का नाम था। लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे, तो वो हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। उसके बाद है आगे, लाहौर के पागल खाने में एक मुसलमान पागल 12 सालों से बाकायदगी के साथ कौन सा अखबार पढ़ता था, तो जमींदार अखबार पढ़ता था। 189 नंबर क्वेश्चन है जो 9 नंबर आपको दिख रहा है, समझे। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील किस शहर की लड़की के मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पागल हो गया था, जी हाँ, आप वो सुनेंगे तभी आपको मालूम चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाएं आप और खुलासा ज़रूर सुने, इससे आपको फ़ायदा होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में। तो वो अमृतसर, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 10। पाकिस्तान के किस पागल खाना से हिंदू और सिख पागलों को हिंदुस्तान भेजा जा रहा था, तो आपको मालूम होगा यही लाहौर। आगे देखिए, बिशन सिंह से मिलने के लिए जो मुसलमान दोस्त आया था उसका नाम क्या था, जी हाँ, तो उसका नाम था फसल दीन नहीं बल्कि फजले दीन, ठीक है। आपके नसाब में जमींदार किस शय का नाम है, जैसे आपके क्वेश्चन था ना कि आपके नसाब में टूबा टेक सिंह किस शय का नाम है, तो वो एक गांव का नाम है, उसका असल नाम क्या था, तो बिशन सिंह। उसी तरह आपके नसाब में जमींदार किस शय का नाम है, तो यहाँ देखिए आप अभी जस्ट जो आप पढ़े थे, लाहौर के पागल खाने में एक मुसलमान पागल 12 सालों से बाकायदगी के साथ कौन सा अखबार पढ़ता था, तो अखबार पढ़ता था, तो वो जमींदार, तो वही क्या है ये अखबार है। आगे देखिए, बिशन सिंह की बेटी का नाम क्या था, जी हाँ, देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि बिशन सिंह की बेटी नहीं बल्कि बहन थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। तो ऐसा नहीं है, बिशन सिंह की बेटी जो है वो कौन है यहाँ पर, तो वो है रूप कौर, समझे। रूप कौर जो है वो बेटी है और अमृत कौर वो बहन हो सकती है, आप किताब वैसे देख लेंगे। टूबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई थी, तो वैसे जगह पर हुई थी जिसका न तो नाम हिंदुस्तान था और न पाकिस्तान, बल्कि जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था। आगे देखिए, आगे है 195 नंबर क्वेश्चन है ये, आप ये ऐसा समझे। प्रॉमिस सबक किसने लिखा, जी हाँ, अब प्रॉमिस जिसके मुसन्निफ जिलानी बानो हैं वो सबक शुरू हो चुका है। तो प्रॉमिस सबक किसने लिखा, तो आपको मालूम होगा सआदत हसन मंटू, तो अभी जस्ट हम पर हैं। टूबा टेक सिंह इसका है, तो ये तो हुआ नहीं। सैयद सुलेमान नदवी का बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक मजमून है, तो जिलानी बानो सही है। अली सरदार जाफरी का आपको नज़्म पढ़ना है। आगे देखिए, प्रॉमिस सबक क्या है, तो ये एक अफसाना है, दूसरा अफसाना है आपके नसाब में। जिलानी बानो कब पैदा हुई, जी हाँ,
तो जिलानी बानो जो है वो 1936 ईस्वी में पैदा हुई थी, और 1936 में ये पैदा हुई और 1935 में शफी जावेद पैदा हुए, जो आगे आने वाला है। चलिए आगे देखिए, जिलानी बानो कहाँ पैदा हुई? बदायूं, लखनऊ, दिल्ली या फिर गोरखपुर? तो जिलानी बानो जो है वो बदायूं, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पैदा हुई। तो इस तरह से हमने कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन को हल कर दिया है। जी हाँ, अब उससे आगे की क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्विज में मैं करा रहा हूँ, लेकिन इसी वीडियो में कराऊंगा। तो आगे देखिए, उसमें सवाल नंबर 1 से रहेगा, क्योंकि ये क्विज कंप्लीट हो चुका है। तो इससे आगे का क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्विज में देखिए। अब देखिए यहाँ पर है कि जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था। तो जिलानी बानो के वालिद का नाम जो है वो क्या है? हैरत बदायूनी, यानी इसलिए इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन अली। आगे है सवाल नंबर 2, जिलानी बानो की शादी किससे हुई थी? तो डॉक्टर अनवर मुअज्जम से। देखिए सिर्फ अनवर लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं कर जाएंगे। डॉक्टर अनवर मुअज्जम से जो है वो 1959 ईस्वी में से जो है वो शादी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। 1 मिनट, चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 3, जिलानी बानो की शादी जो है वो कब हुई थी? तो हमने अभी जस्ट बताया कि 1959 में हुई थी। आगे देखिए सवाल नंबर 4, जिलानी बानो की पैदाइश जो है वो क्या कहते हैं, पैदाइशी ताल्लुक किस रियासत से है? तो यूपी से है। यूपी माने तो उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, जिलानी बानो को कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया? देखिए, तो मोदी गालिब अवार्ड, या फिर कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड, या फिर नकोश अवार्ड, या फिर स्विट्जरलैंड नेहरू अवार्ड, ये सारे अवार्ड से जो है ना वो जिलानी बानो को नवाजा गया था। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है? तो जिलानी बानो का ताल्लुक जो है वो किस शहर से है? हैदराबाद, अहमदाबाद, जहानाबाद, फर्रुखाबाद, तो हैदराबाद से। ठीक है, यूपी में ये पैदा हुई, बदायूं जो एक जगह का नाम है। कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। इनका ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से है। प्रोमिस का माने क्या है? ये जो अफसाना नाम है प्रोमिस, इसका मतलब है वादा करना। वादा खिलाफी नहीं बल्कि वादा करना। हम कहते हैं ना प्रॉमिस कीजिए, तो वही है। जिलानी बानो ने कुल कितने नाविल लिखे? देखिए VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 2 नाविल है, एक है ईवान गज़ल और एक है बारिश संग। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी। ईवान गज़ल और बारिश संग क्या है? तो एक नाविल है। किनका है? तो जिलानी बानो का है। जिलानी बानो के वालिद क्या थे? तो एक आलिम दीन थे। ठीक है, इनकी वीडियो भी अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप ज़रूर देख सकते हैं। जिलानी बानो को आप हकीकी में देखना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं, तो लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप ज़रूर देख सकते हैं। पराया घर किसका लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है? तो जिलानी बानो का लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है। मंदरजा झैल में जिलानी बानो का नावल कौन सा है? तो ईवान गज़ल। एक है बारिश संग और एक है ईवान गज़ल। मंदरजा झैल में जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ कौन है? तो ईवान गज़ल तो है नहीं, क्योंकि ये एक नाविल है। तो कौन हो जाएगा? रोशनी के मीनार, यानी ऑप्शन सी। आगे है अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार कौन है? देखिए किरदार तो वैसे कई हैं अफसाना प्रोमिस में। 4 बेटे हो गए, एक खादमा है वो, या फिर एक अम्मू है खुद, लेकिन मरकजी किरदार पूछा जा रहा है, यानी मेन किरदार, तो वो खुद अम्मू है। उसके बाद आगे देखिए, रात का मुसाफिर किन का अफसाना है? जी हाँ, तो जिलानी बानो का अफसाना है। रात का मुसाफिर कह ले, या फिर और है ना रोज़ का किस्सा, या नई औरत, सच के सिवा, ये सब जो है जिलानी बानो की अफसाना है। कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? तो अम्मू के सारे बदन में फैल गया था। जिलानी बानो की एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। एक ही अफसानवी मजमूए का नाम पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं, वो है रोशनी के मीनार। सॉरी, हाँ ये देखिए हमने क्या किया, मैंने शुरू में कहा था ना कि अगर मैं गलत बताऊंगा तो खुद ब खुद मुझे मालूम चल जाएगा। रोशनी की रफ्तार पे हमने क्लिक कर दिया था, इसलिए ये गलत हुआ, बल्कि रोशनी की मीनार है। और इसी तरह आप कंफ्यूज कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में जाकर। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे, तब निशान लगाएंगे। ठीक है,
आगे देखिए, जिलानी बानो की एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। तो अफसानवी मजमूए कौन सा है? रोशनी की मीनार है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। अम्मू कितने सालों से कैंसर के मर्ज में गिरफ्तार थी? तो 2 सालों से। ठीक है, 10 नहीं बल्कि 2। रोशनी के मीनार, नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, या कौन हंसा, तरियाक नहीं औरत, सच के सिवा बात फूलों की, ये सब क्या है? तो ये सब जो है वो अफसानवी मजमुआ है। किनका है? तो जिलानी बानो का है। प्रॉमिस अफसाना के 2 किरदारों का नाम बताइए। तो हमीद और जमशेद दोनों 2 किरदार का पूछा है। अम्मू जान के कुल कितने बेटे थे? तो 4 बेटे थे। उसके बाद आगे देखिए, इनमें से अम्मू जान के कौन बेटे नहीं हैं? खुर्शीद, रशीद, हमीद, जमशेद, फरीद। तो देखिए, इनमें से पूछा कौन नहीं है, तो फरीद नहीं है, यानी ऑप्शन डी। तो इससे मालूम आपको चल गया कि कौन कौन बेटे हैं। 1 मिनट। तो खुर्शीद है, रशीद है, हमीद है और जमशेद है जो अम्मू जान के बेटे हैं, फरीद नहीं है, ऑप्शन डी। अम्मू का कौन सा बेटा मुंबई में रहता था? तो हमीद, जो छोटा बेटा था जो नेतागिरी में मसरूफ रहता था। अम्मू की सबसे छोटे बेटे का नाम वही है, हमीद। उसके बाद आगे देखिए, अम्मू जान का कौन सा बेटा मिनिस्टर बन गया? सेम क्वेश्चन, हमीद। आंसर, भूले बिसरे गीत किसने लिखा? अब जो है वो शफी जावेद का अफसाना जो पढ़ना है ना, भूले बिसरे गीत, जिसका मेन किरदार सैयद अजीज अहमद है जो रिटायर हो चुके हैं। तो भूले बिसरे गीत किसने लिखा? शफी जावेद ने लिखा। आगे देखिए, भूले बिसरे गीत क्या है? तो ये एक अफसाना है। उसके बाद आगे देखिए, शफी जावेद कब पैदा हुए? ये पूछा जा रहा है कि शफी जावेद जो है वो कब पैदा हुए। तो शफी जावेद 1936 में कौन पैदा हुई थी? जिलानी बानो। कहाँ हुई थी? बदायूं, यूपी में। और 1935 यानी जिलानी बानो से 1 साल पहले 1935 में शफी जावेद पैदा हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। शफी जावेद की पैदाइश जो है वो कहाँ हुई थी? 1935 में हुई। ठीक है, लेकिन कहाँ हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो इनकी पैदाइश जो है वो कहाँ हुई थी? मुजफ्फरपुर में हुई थी। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी। शफी जावेद का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो अब्राहिम सक्का तो है नहीं, प्रॉमिस है नहीं, क्योंकि अब्राहिम सक्का के सलाम बिन नज़्ज़ाक है जो आगे आने वाला है। प्रॉमिस का हमने पढ़ लिया, जिलानी बानो, टूबा टेक सिंह का हमने पढ़ लिया, सादा हसन मंटू। तो भूले बिसरे गीत का है। ठीक है, सवाल नंबर 32, शफी जावेद का असल नाम क्या है? जी हाँ, तो शफीउद्दीन है, यानी ऑप्शन सी। शफी जावेद का कौन सा पहला अफसाना है? रात, खुली जो आंख, दायरा से बाहर, या फिर आर्ट और तंबाकू। तो जी हाँ, आर्ट और तंबाकू जो है ना वो शफी जावेद का पहला अफसाना है। शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? तो आबाई वतन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इनका आबाई वतन जो है वो गया में है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा, सवाल नंबर 35। तो सवाल नंबर 35 में है कि शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो सब शफी जावेद का पहला अफसाना जो है वो 1953 में शाये हुआ था। दायरा से बाहर, खुली जो आंख, तारीफ उस खुदा की, वक्त की असीर, ये सब क्या है? तो ये सब शफी जावेद के हैं, लेकिन क्या है? अफसाना है या फिर अफसानवी मजमुआ है? तो अफसानवी मजमुआ है। अफसानवी मजमुआ तारीफ उस खुदा की कब शाये हुआ? देखिए, तो दायरा से बाहर 1979 में शाये हुआ था, खुली जो आंख है वो 1982 में शाये हुआ, और तारीफ उस खुदा की जो है वो 1984 में शाये हुआ था। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी। सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सबकदोश हुए थे? तो डायरेक्टर के ओहदे से सबकदोश हुए थे, यानी रिटायर हुए थे। आगे है सवाल नंबर 39, रवि रंजन कौन था? तो रवि रंजन जो है वो अजीज अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। उसके बाद आगे देखिए, सवाल नंबर 40, भूले बिसरे गीत का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हुआ? देखिए, ये क्वेश्चन का जवाब जो है वो गाइड आप खोलेंगे तो उसमें बिल्कुल गलत दिया रहता है। आप सफ़ा नंबर 73 खोलेंगे और उसमें सबसे आखिर में देखेंगे तो क्लियर लिखा है कि सुबह 7:30 बज चुके थे और भूले बिसरे गीत का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। तो इससे ये पता चला कि सुबह के 7:30 बजे। ठीक है, आगे देखिए, शफी जावेद की अफसानवी फ़िक्र का असल महूर क्या है? जी हाँ, माजी की रूमानी यादें, हाल की रूमानी यादें, मुस्तकबिल की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माजी की रूमानवी यादें।
अफसाना भूले बिसरे गीत का मरकजी किरदार कौन है? तो सैयद अजीज अहमद है। ठीक है, मेन किरदार। सैयद अजीज अहमद को सुबकदोश हुए कितने साल गुजर गए थे? तो आपको मालूम होगा कि सैयद अजीज अहमद को 10 साल गुजर चुके थे। आगे है, सैयद अजीज अहमद को कौन सा रिश्तेदार टीवी पर लॉन इंटरनेट देख रहा था? तो उसका नौजवान नवासा जो था वो देख रहा था। आप डायरेक्टरी की लाश कब तक कांधों पर लिए फिरिएगा? यह बात सैयद अजीज अहमद से किसने कही थी? तो ऑब्वियस बीवी ने कही थी। सैयद अजीज अहमद का पुराना साथी क्या था? तो आपको मालूम होगा कि मोटरसाइकिल, ट्रांजिस्टर, सिगरेट, ट्रांजिशन और सिगरेट दोनों, यानी लास्ट वाला। अफसाना इब्राहिम सबका आप देखिए 10वां सबक शुरू हो चुका है, जिसके मुसन्निफ सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है। वही पूछा गया है किसने लिखा? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने। इब्राहिम सबका क्या है? तो ये एक अफसाना है। 4 अफसाना पढ़ना है आपको हिस्सा नस्ल में, जिसमें आखिर ये अफसाना है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ कब पैदा हुए? जी हाँ, तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है वो कब पैदा हुए? 1941 ईस्वी में पैदा हुए थे, आपको मालूम होगा। उसके बाद कहाँ पैदा हुए थे? तो पनवेल जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ। आगे देखिए, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ कहाँ पैदा हुए? तो वही महाराष्ट्र में जो पनवेल पड़ता है वहाँ। इब्राहिम सक्का किस किताब से लिया गया है? तो शिकस्ता बुतों के दरमियान से। जी हाँ। किन 2 ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक़ है? तो आपको मैं बता दूं कि हिंदी मराठी, हिंदी उर्दू, हिंदी अंग्रेज़ी, मराठी और उर्दू, तो हिंदी और मराठी। ठीक है। इब्राहिम सक्का की तालीम 4थे दर्जे तक हुई थी। उसके बाद आगे देखिए, नंगी दोपहर का सिपाही, शिकस्ता बुतों के दरमियान, मुअब्बर, ये सब जो है वो अफसानवी मजमुआ है, याद रखिएगा। पूछ देगा सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 2 अफसानवी मजमुए का नाम लिखिए। 2 नंबर में तो शिकस्ता बुतों के दरमियान, मुअब्बर। इब्राहिम सक्का किससे मोहब्बत करता था? देखिए, यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि बेदार खां देशमुख की बहन है वह या बेटी है, ये पूछा, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो बेदार खां देशमुख की बहन से। ठीक है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकेडमी अवार्ड क्यों मिला? तो यही शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब लिखने की वजह से। इब्राहिम सक्का अफसाना में किस गांव का जिक्र किया गया है? तो धूरन गांव का। ऑप्शन देख लीजिए कैसा कैसा रहता है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, धूरन इस तरह से होगा वो सही है। अब्दुल रब कौन था? एक अब्दुल्ला भैंसा है और एक अब्दुल रब है, और ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब्दुल रब जो है वो धूरन गांव का हेड मास्टर था, जबकि अब्दुल्ला भैंसा जो है वो धूरन गांव के सरपंच का लड़का था। आगे देखिए, सक्का के माने क्या होता है? तो पानी पिलाने वाला होता है। उसके बाद आगे देखिए, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अफसाना निगार किस हैसियत से स्कूल का मुआयना करने गए? तो स्कूल इंस्पेक्टर के तौर पर। इनमें से कौन सी किताब सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की है? तो ईवान गज़ल तो है नहीं, क्योंकि ये जिलानी बानो का है। जलवाए दाग भी नहीं है, शिकस्ता बुतों के दरमियान ही है। अफसाना की पहचान क्या है? जी हाँ, ये क्वेश्चन अभी जस्ट पूछा गया था पिछले साल। तो ख्याली किरदार। ठीक है। इब्राहिम सक्का किसकी बहन को चाहता था? तो बेदार खां देशमुख की बहन को। ठीक है। अफसाना इब्राहिम सक्का में किस गांव का जिक्र किया गया है? तो धूरन गांव का। ये क्वेश्चन अभी जस्ट गुजरा भी है। धूरन गांव में कौन सी वबा आई थी? तो जी हाँ, नारो, याद रखिएगा, नारो वबा आई थी। इसकी भी वीडियो मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाके आप खुलासा पढ़ सकते हैं। ज़रूर पढ़िएगा एग्ज़ाम देने से पहले। अगर वो सुन लिए तो आप यकीनन 5 मार्क्स वाला जो खुलासा आता है आप लिख सकते हैं। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ किस पेशे से जुड़े थे? वकालत, दर्स व तदरीस, डॉक्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दर्स व तदरीस से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जुड़े थे। माहम की खाड़ी किस ज़बान से उर्दू में तर्जमा की गई? तो मराठी ज़बान से। उसके बाद आगे देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन, आपके निसाब में कौन से अफसाना निगार शामिल नहीं है? जी हाँ, देखिए कौन से अफसाना निगार शामिल नहीं है। सादत हसन मंटू है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है, जिलानी बानो है, शफ़ी जावेद है। यानी पता यह चला कि इनमें से सभी मौजूद है। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अब आ गया गुब्बारे खातिर से 3 खतूत, जो आपको हिस्से नस्म में सबसे अखीर सबक पढ़ना है, जिसके मुसन्निफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। वही आ गया। समझ में आ रही है आपको बात? तो गुब्बारे खातिर से 3 खतूत के मुसन्निफ कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। आगे है, गुब्बारे खातिर में कुल कितने खतूत थे? देखिए, एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पिछले मरतबे पूछा गया है। कुल कितने खतूत पूछे जा रहे हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कुल जो है वो 24 खतूत है।
ठीक है। लेकिन आपके निसाब में कुल 3 खतूत शामिल हैं। जो आगे आ गया क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कितने खतूत आपके किताब में शामिल हैं, तो आपकी किताब में पूछा जा रहा है तो वो जो है वो 3 खतूत है। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश जो है वो कब हुई थी, तो पैदाइश जो है ये इनकी मक्का मुकर्रमा में 1888 में हुई थी। ठीक है। इनका असल नाम जो है महिउद्दीन था। ये भी आएगा क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए, तो मक्का मुअज़्ज़मा जो एक शहर है। मुल्क का नाम अगर पूछ दे, जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए, तो सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर मक्का मुअज़्ज़मा है जो एक शहर है। तो अगर मुल्क नहीं पूछे तो मक्का मुअज़्ज़मा सही होगा, मुल्क पूछ दे तो सऊदी अरब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या है, तो महिउद्दीन। ये कई मरतबा पूछा जा चुका है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या है, ये भी कई मरतबा पूछा गया है, फ़िरोज़ बख्त। अल बलाग, अल हिलाल, लिसानुस सिद्क़, ये क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, अगर ये अखबार है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 2 अखबार के नाम लिखे। तो कौन है, अल बलाग, अल हिलाल, लिसानुस सिद्क़, ये अखबार है। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इन तीनों अखबार का नाम ज़रूर याद रखिएगा। गुबार खातिर, इंडिया मीन्स फ्रीडम, तर्जुमानुल कुरान, ये सब किनकी किताब है, तो गुबार खातिर तो आपको मालूम ही है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हम पढ़ रहे हैं। इंडिया मीन्स फ्रीडम भी और तर्जुमानुल कुरान, ये तीनों भी आप ज़रूर याद रखिएगा। आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 2 किताब का नाम लिखिए। तो एक तो गुबार खातिर आपके निसाब में वो लिख दीजिएगा, तो इस तरह से 2 भी आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे है आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सदर कब बने। जी हाँ, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो कांग्रेस के सदर 1923 ईस्वी में बने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपना अखबार अल हिलाल कहाँ से निकाला, कलकत्ता, दिल्ली, रांची या फिर पटना, तो ये जो है वो कलकत्ता से निकाले थे। उसके बाद आगे देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस जेल में कैद किया गया, तो किला अहमदनगर जेल में कैद किया गया था। किला ऐन के बाद हा भी होगा, यहाँ पर छूटा हुआ है किला में। गुबार खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए, तो जिस तरह यहाँ पर लिखा है ना, किला अहमदनगर जेल, ये सही है। सिद्दीक़ मुकर्रम कौन है, VVI क्वेश्चन। जी हाँ, तो सिद्दीक़ मुकर्रम हबीबुर रहमान खान शेरवानी है, जो हर साल पूछा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का क्या नाम था, तो फ़िरोज़ बख्त, तो इनका तारीख़ी नाम था। महिउद्दीन जो है इनका असल नाम था। खैरुद्दीन जो है इनके वालिद का नाम था, याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ की चाय पीते थे, चाय में चे आता है, चे फॉर चाय और चे फॉर चीन, इस तरह से चाय चीन की पिया करते थे। भारत छोड़ो तहरीक आंदोलन 1942 ईस्वी में चलाया गया था। चीनी चाय वाइट जैस्मिन कहलाती है। इसके बाद आगे देखिए, गुबार खातिर किस ज़माने की तहरीक है, तो तरक्की पसंद रूमानी सियासी भारत छोड़ो तहरीक जो 1942 में चलाया गया था, उसी ज़माने की तहरीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कितनी उम्र कांग्रेस के सदर बने, कितनी उम्र में, यानी इनकी एज क्या थी, तो 35 साल एज थी। उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किसकी वफ़ात के बाद कलकत्ता गए, तो बीवी के मुलाकात के बाद। अखबार अल हिलाल के बानी कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। आगे देखिए, गुबार खातिर किसका मजमुआ है, तो खतूत का मजमुआ है। गुबार खातिर से 3 खतूत, यानी खतूत का मजमुआ। अल बलाग के मुदीर कौन है, देखिए मुदीर किसे कहते हैं, एडिटर, आप जान रहे हो ना, अखबार या रिसाले का एडिटर, उसी को कहते हैं। तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया, देखिए ये क्वेश्चन है क्लास 10 से, लेकिन हर साल ये पूछ देता है, मालूम न क्यों, तो ये सर सैयद अहमद खां का है, इसलिए हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है। 2 क्वेश्चन रह गए। अदबी दुनिया में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शोहरत किस सिनफ़े अदब की वजह से है, नाविल निगारी, तनक़ीद, सहाफ़त या फिर शायरी। तो जी हाँ, सहाफ़त, जिसे हम जर्नलिज़्म कहते हैं, यानी किसी भी मामले के बारे में तहक़ीक़ करना और फिर जो है वो क्या कहते हैं, उसे तहरीरी शक्ल में हम लोगों तक जो पहुंचाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सहाफ़त कहते हैं, और उसे हम सहाफ़ी कहते हैं, लिखने वाले को, जर्नलिज्म। तो
अदबी दुनिया में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शोहरत जो है वो सहाफ़त से है, समझे, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी। आखिर सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जमहूरिया हिंद के पहले वज़ीर तालीम थे, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहीं मिसाल लेकर है, लेकिन ये कवायद से क्वेश्चन है। ज़माना की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी की पहचान है आखिर में था, थे, थी, हो, जैसे यहाँ पर है, तो ये माजी हो चुका है। हाल की क्या है पहचान, है, हूँ, रहे आखिर में, तो वो हाल की पहचान है। और गागेगी रहे तो वो मुस्तकबिल की पहचान। तो फिलहाल यहाँ पर पूछा गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जमहूरिया हिंद के पहले वज़ीर तालीम थे, था, थे, थी आया, इसलिए ये एक माजी है। तो इस तरह से हमने 300 सवालों को हल कर दिया है। उम्मीद है आप अच्छे से देख लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ये वीडियो आप किसी भी साल देख रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सवालात यही पूछे जाएंगे जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, इसलिए अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और साथ ही अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, काफ़ी मेहनत के बाद हमने वीडियो को एंड किया। 1 घंटे से ज़ायद की वीडियो है, कोई बात नहीं है, आप 2-3 मरतबा देख लें, स्पीड बढ़ाकर देख लें, लेकिन ज़रूर देखें, यही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इन सब सवालों को देख लिए तो यकीनन आप अच्छे से नंबरात हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।